बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इसकी हम 6.1 जो है बेटा कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 6.2। 6.2 के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बेटा ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये क्या होती है इसको हम देखेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, the representative value of the variable around which the majority of the observations of a data tends to concentrate is called average or central value. The measures of techniques that are used to determine the central value are called the measure of central tendency. मुख्तसर अल्फाज में सेंट्रल टेंडेंसी एक हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो है सेंट्रल वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। सेंट्रल वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसके अंदर अर्थमेटिक मीन आ जाता है, मीडियन आ जाता है, मॉड आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है और हार्मोनिक मीन आ जाता है। इन सब मेथड्स की मदद से हमने क्या करना है, सेंट्रल वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इन सब वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं बेटा। तो इन जो इसकी एग्जांपल्स के अंदर देखें बेटा, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, जितने भी नंबर्स हैं इन सब को हमने बारी बारी डिस्कस करना है और यही हमारे पास एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के अंदर होगा। इन्हीं के रिलेटेड जो है वो बेटा हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले देखें, डिफाइन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड एंड मीडियन। तो जो पहले फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, इसको आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन इज़ अ मेजर ऑफ डिटरमाइंस a values of the variable under study, the dividing the sum of all values of the variable by their numbers of observation। ठीक है बेटा, इसमें ये होता है कि जो भी आपको गिवन डाटा दिया जाता है उस सारे डाटे को आपने सम कर देना है और जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगी, जो डाटे की तादाद होगी आपके पास, जितने डाटे को आपने सम किया है उसको आपने काउंट कर लेना है, उसी नंबर पे आपने डिवाइड कर देना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास मीन कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अर्थमेटिक मीन की ये नोटेशन होती है, एक्स के ऊपर बार होती है, इसको हम कहते होते हैं अर्थमेटिक मीन। हम अर्थमेटिक मीन राइट करने के बजाय ये एक सिंबल बनाया हुआ है, एक्स के ऊपर एक बार, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन को शो करेगी। इसका जो फार्मूला होता है बेटा ये होता है कि एक्स वाली वैल्यूज़ को आपने सम कर देना है, क्योंकि जो भी हमारे पास जिस तरह हम 6.1 के अंदर जो भी गिवन डाटा दिया होता था उसको सबसे पहले हम x के इक्वल लेट करते थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है। तो इसके अंदर भी यही काम करेंगे कि आपके पास सबसे पहले x के इक्वल डाटे को लेट करेंगे, उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे कि डाटा आपके पास कितनी तादाद में है। तो सिग्मा x, इसका मतलब ये होगा कि आपने x वाली वैल्यूज़ को सम करना है और आपने n पर डिवाइड कर देना है। n आपके पास क्या होगा, तादाद होगी डाटे की। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होगा। मोड क्या होता है, मोड डाटे के अंदर ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है, वो आपके पास मोड कहलाती है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा or the observation that occur maximum number of time in the given data is called mode। frequent occurring का मतलब वाक़या होता है ऑब्जर्वेशन डाटे के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई होती है वो हमारे पास मोड कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 जो है एक आपके पास 5 टाइम आया हुआ है और बाकी वैल्यू सबसे 2 टाइम, कोई 3 टाइम, कोई 1 टाइम आई हुई है, लेकिन 2 जो है वो सबसे ज़्यादा 5 टाइम आया हुआ है, तो 2 जो है इस डाटे का मोड कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मोड आ जाएगी। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, मोड इज इक्वल टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड और कॉमन वैल्यूज़ इन द अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा आपके पास कौन सा डाटा होता है, ऐसा डाटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, वो आपके पास डाटा अनग्रुप डाटा कहलाता है। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मीडियन क्या होता है, मीडियन आपको पता है बेटा कि दरमियानी वैल्यूज़ को कहते हैं हम। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द रेंज डाटा ऑफ सेट। ठीक है, ये आपके पास मीडियन की वैल्यूज़ कहलाएगी। मीडियन की जो नोटेशन होती है, एक्स के ऊपर इस तरह की बार डाली जाती है, तो ये आपके पास मीडियन की नोटेशन को शो करती है। इसका एक बेटा फार्मूला होता है मीडियन को काउंट करने के लिए। फार्मूला इसका 2 टेक्निक्स में डिवाइड हो जाता है, एक आपके पास इवन नंबर में और एक होता है आपके पास ऑड नंबर में। जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपके पास ऑड होगी तो हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 को यूज़ करेंगे। ठीक है,
और अगर आपके पास डाटा इवन होगा तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 ब्रैकेट्स n/2 टर्म TH का मतलब होगा ये आपके पास n/2 टर्म है प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। ठीक है बेटा, तो n आपके पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी और आपके पास इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो फिलहाल आपने इसका ये इवन के लिहाज से फार्मूला ये है और ऑड के लिहाज से आपको पीछे बता चुका हूँ। ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज़ द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन इन द सैम्बल इन द रिटर्न बेसिक फार्मूलाज। ज्योमेट्रिक का जो हमारे पास फार्मूलाज होता है वो हमने GM इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग x ओवर n। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। ज्योमेट्रिक मीन का कोई सैम्बल नहीं होता, इसको हम G और M के साथ ही शो कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सेंट्रल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया, इसकी मदद से हम सेंट्रल वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमने इस फार्मूले को याद रखा होगा और इसी की मदद से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। हार्मोनिक मीन क्या होता है बेटा, हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है बेटा। हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय द रेसिप्रोकेटिंग ऑफ द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा यहाँ पर इसलिए वो बार बार मेंशन कर रहा है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। आगे जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर ग्रुप डाटा भी इन्वॉल्व होगा। तो देखें बेटा, इसका जो फार्मूला होता है वो अर्थमेटिक मीन के रेसिप्रोकल फार्मूला है। अर्थमेटिक मीन में n आपके पास नीचे था, अब आपके पास n जो है वो ऊपर आ चुका है। सिग्मा 1/x ये आपके पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला होगा। फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा कि आपके पास सिग्मा f/x, इसके अंदर देखें फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो ये आपके पास ग्रुप डाटा बन गया। ये फार्मूलाज आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर याद करने पड़ेंगे, जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड के साथ। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए दो फार्मूलाज बनाए गए हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है ना, तो अभी हम आपके साथ डायरेक्ट मेथड देखेंगे। डायरेक्ट मेथड वही है जो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा चेंज है, तो उसका जब आपके पास फार्मूला आएगा तो वो मैं आपको बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास एक डाटा दिया गया है, इसका आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट फार्मूलाज के साथ। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को x का नाम देंगे, डाटे को हमने x का नाम दे दिया। फार्मूला क्या था हमारे पास अर्थमेटिक मीन का, सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x का मतलब ये था कि सारी वैल्यूज़ को आपने सम कर देना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आपने डिवाइड कर देना। टोटल नंबर आपके पास कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आप हम क्या करेंगे 8 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 24.5। तो ये आपके पास मीन फाइंड हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट बेटा सॉल्व हो जाएगा। सम सारी वैल्यूज को सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ये इसका बेटा सेकंड पार्ट है, इसका भी आपको सोल्यूशन मिल गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो 4 के अंदर वो ये कहता है कि जो डाटा क्वेश्चन नंबर 3 का था वही आपने डाटा को यूज़ करना है और आपने फाइंड करना है जी अर्थमेटिक मीन। बट अब आपके पास डायरेक्ट मेथड नहीं होगा, इनडायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है, मेथड उसने चेंज कर दिया है और डाटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यूज़ को आप जो भी डाटा होगा उसको आप x का नाम देंगे, जो कि हम इस कॉलम की फॉर्म में राइट कर देंगे। 12 14 17 20 24 29 35 45 ये हमने x की वैल्यूज़ को राइट कर दिया। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपके पास ये रहा जी a प्लस सिग्मा d ओवर n।
ठीक है। ये ए हमने कैसे फाइंड करना है, डी आपने कैसे फाइंड करना है, तो ये चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे। ये देखेंगे एक्स के ऊपर बार है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं। ये जो फार्मूला है ये एक शॉर्टकट वे है वैल्यूज़ को फाइंड करने का, इसके ज़रिए एक्यूरेट आंसर आता है और जल्द आंसर आ जाता है। तो ये एक टेक्निक्स बनाई हुई हैं आंसर को करेक्ट फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए आप देखेंगे बेटा ए जो होता है ये आपके पास अज्यूम वैल्यू होती है। अज्यूम वैल्यू सपोज की गई वैल्यू जो आप अपनी मर्ज़ी से सपोज कर सकते हैं। कहाँ से सपोज करना है, गिवन डाटा में से सपोज करना है जो कि आपके पास एक्स की फॉर्म में दिया गया है। तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये देखें कि उन्होंने 20 सपोज किया हुआ है कि आपके पास एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू जो है वो 20 है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप 17 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अज्यूम करने के लिए बेहतरीन तरीका वही है कि आप जो है मिडल वैल्यू को सपोज कर लें जो कि ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो, ठीक है। तो उसके साथ आंसर आ जाएगा। वैसे आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे बहुत बड़ा डाटा हो, तो वहाँ पर जाके हमें कोई वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर तो छोटे छोटे डाटे हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो आप 20 उन्होंने सपोज किया हुआ, तो हम भी 20 ले लेते हैं वैल्यूज़ को। अब आपने क्या करना है बेटा, डी कैसे फाइंड करना है, ये वाला जो आपके पास डी दिया गया है, इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि एक्स की वैल्यूज़ में से आपने सपोज की गई वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है। हर वैल्यूज़ में से आपने 12 में से 20 माइनस करना है, 14 में से 20 माइनस करना है, 17 में से 20 माइनस करना है। तो जो आपके पास आंसर आते जाएंगे ये सारे आपके पास डी के आंसर होंगे, ठीक है। और डी के साथ देखें बेटा आप सिग्मा का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि डी वाली वैल्यूज़ को आपने सम करना है। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ को बेटा सम कर दिया, तो आपके पास आंसर आया 36। तो 36 आ गया आपके पास। एन आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 8 ही थी, तो हमने 8 पे डिवाइड कर दिया। ए की वैल्यू हमने 20 सपोज की हुई थी। जो भी आप सपोज करेंगे वैल्यू वो यहाँ पर ए की राइट करेंगे। इसको जब हमने सोल्व किया तो आंसर आया आपके पास 24.5। तो आपने जब इनडायरेक्ट मेथड के साथ सोल्व किया तब भी 24.5 आया, जब आपने डायरेक्ट मेथड के साथ किया तब भी 24.5 आया आंसर। तो दोनों मेथड के साथ आंसर जो है वो बेटा आपके पास सेम आएगा, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर चेंज हो रहा है तो आप अपना क्वेश्चन जो है बेटा गलत कर रहे हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, ये बेटा आप खुद कर सकते हैं। आप इसके अंदर देखें कि उन्होंने कहा कि ये अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड के साथ करना है, वही फार्मूला है। ए आप फाइंड करेंगे, ए कोई भी अज्यूम वैल्यू हो सकती है। उन्होंने आपके पास देखें 225 वैल्यू ली हुई है, तो इसको हर वैल्यू में से माइनस कर देंगे। सेम टू सेम वही है, इसके अंदर कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको आप आसानी कर सकते हैं। और ये दोनों पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। जी बेटा, ये जो हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अंदर डिफ़ाइन आ रही हैं कुछ, वो आप डिफ़ाइन तैयार कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई कमी पेची रह गई है तो इसको आप बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी क्लियर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।